नमस्कार। अयोध्या संवाद के लिए हम पहुंचे हैं अयोध्या के रिकाबगंज में सिविल लाइन का ये एक होटल है चाय का, मनोज का होटल है। मनोज अपने को चाय वाला मानते हैं और इस वजह से ये भी बहुत उत्साहित रहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हैं, इनसे हम चुनाव की चर्चा करते हैं। क्या चुनाव का माहौल है? क्या आप लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल कारणों से मतलब राजनीतिक दल से चुनाव होगा या प्रत्याशी के आधार पर चुनाव होगा? नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल। मैं साकेत महाविद्यालय अयोध्या से छात्र नेता हूं। मैं वहां का स्टूडेंट भी हूं जी। इस बार यहां चुनाव ना कि प्रत्याशी पे होगा, ना ही किसी पार्टी के सिंबल पे होगा। जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। और कब तक धर्म के नाम पर बांटा जाएगा? युवा धर्म के नाम से नहीं वोट देगा, रोजगार के नाम से वोट देगा। इसलिए इस बार हम लोग मिलजुल के माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और यूपी में विकास की गंगा बहाएंगे। विकास नहीं हो रहा, क्या मान रहे हैं आप लोग? विकास नहीं हुआ क्या 5 साल में? विकास तो यही हुआ है जैसे साढ़े घूम रहे हैं योगी जी के, हर जगह गांव में विकास हो रहा है। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हमको पेंशन ज़रूरी है। कि पेंशन जो पेंशन की बात करेगा हम लोग उसी पर सपोर्ट कर रहे हैं। पेंशन मुद्दा बन रहा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है, सरकार बदल देगी पेंशन मुद्दा। कितने सारे कर्मचारी हैं? बाकी पब्लिक भी तो है। कर्मचारी तो सब कुछ बदल सकता है। पेंशन कर्मचारियों को चाहिए। आज 60 साल नौकरी करने के बाद उसको बुढ़ापे में पेंशन ना मिले तो आप बच्चे क्या करेंगे? बच्चे उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे कि जो किसी को मान लीजिए कि बिना सहारा जी, बेसहारा। पेंशन का मुद्दा लोग बता रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या मुद्दा होगा चुनाव का? मुद्दा सिर्फ विकास का होगा और सुरक्षा से लेकर जुड़ा हुआ है। मैं तो बहुत अच्छी तरह से कह सकता हूं कि मैं अगर घर पे रात में 12 बजे भी अगर निकलता हूं लखनऊ, दिल्ली या कहीं के लिए, तो मैं अपने आप को एकदम भयमुक्त समझता हूं। मुझे कोई डर नहीं रहता है कि मुझे रास्ते में पहले कोई रोकेगा नहीं रोकेगा, जैसे पिछली सरकारों में होता आया। रही बात पेंशन का, तो केवल यूपी ही एक ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे पेंशन बंद किया गया है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया। 2005 के बाद किसी को पेंशन नहीं दी जाएगी। मैं तो वैसे फ़िलहाल मैं तो प्रोफेशनल जॉब में हूँ, मैं मेडिकल में हूँ, तो मुझे ना इसकी कोई आवश्यकता है और न मुझे इसकी कोई उम्मीद है। मेरी वाइफ ऑलरेडी है, टीचर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। पेंशन की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे लोग तो पेंशन को मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। जो लोग वृद्ध हो जाते हैं फिर उन्हें कितने % लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उससे ज़्यादा लोग प्रोफेशनल नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। पहले ये था ज़रूर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 60 साल के बाद ऐसा क्यों हम दें? लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, ये सबके लिए बंद होना चाहिए। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सभा पार्षद हो, ये सबके लिए बंद होना चाहिए और नहीं तो सबको मिलना चाहिए। पेंशन बंद होनी चाहिए। पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। वो खुद भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, अगर होते तो उनका दर्द पता होता। और रही बात पेंशन बंद करने की, तो आज ही राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने वहाँ घोषणा कर दी अपने बजट में कि हम पेंशन बहाल कर देंगे। और रही कि पेंशन बंद की, तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नहीं है इस समय, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बंद किया था। उस समय देश की स्थिति कुछ ऐसी थी, उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्र, लोगों ने सहमति दी। तो सांसद विधायकों क्यों ले रहे हैं? उनको भी छोड़ देना चाहिए। जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं आज, उनको तुरंत पहले अपना त्याग करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए पेंशन जरूरी है। पेंशन इतना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आपको पता चल जाएगा आने वाली तारीख को। और महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार तो नौजवान बदल देगा जो आज पैदल टहल रहा है। कानून व्यवस्था का एक मुद्दा आप बताइए, ऐसी सरकार है? लखनऊ गोमती नगर में कौन सिपाही गोली मार दिया था? वो पत्नी 12 बजे रात को टहल रहे थे। बताइए, OSD उनको बना दिया गया। क्यों? डैमेज कंट्रोल। मैं कर्मचारी हूँ, नहीं बोलने लगूंगा तो बहुत बोल दूंगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले रोड, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता तो ये अखिलेश ने ही किया। डायल 100 की जो गाड़ियाँ हर चौराहे गली कूचे पे खड़ी हैं, कौन दिया? नहीं, वो याद दिला रहे हैं कि बसें पहले लुट जाया 108 कोई नहीं लुट जाता था। वो समय दूसरा था, अब समय दूसरा है। आप वही कह रहे थे ना, बसें लुट जाया। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ। इस पर मैं मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो है कि नेता से पहले हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। लोग कहते हैं कि गंदगी है, गंदगी फैलाता कौन है?
साड़ छोड़ता कौन है? आदित्यनाथ ने छोड़ दिया है। ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने साड़ छोड़ दिया है या अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है। मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, साढ़ छोड़ देना तो गलत नहीं है, लेकिन अव्यवस्था है, चूँकि साढ़ के लिए गौशाला में व्यवस्था नहीं है, इसलिए साढ़ मर रहे हैं। हमेशा से पशु ऐसे ही घूमते रहे, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट रही हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसकी व्यवस्था की हो और आज नहीं की है, ऐसा तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था। इस पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए, सांड और गाय की हत्या तो गलत है, लेकिन आप उसकी कुछ व्यवस्था करिए, गौशाला बनवाइए। अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सारे जेलों में, यूपी के सारे जेलों में जो कैदी लोग हैं उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि सारे छुट्टा जानवरों को जेल में डालेंगे और वो उनकी कैदी लोग उनकी सेवा करेंगे। इन्होंने केवल टेलीविज़न में बोल दिया, धरातल पे कहीं उसका उन्होंने चरितार्थ नहीं किया। आए दिन लोग इंजर्ड हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, उससे लोग मर रहे हैं, खेतों में नुकसान हो रहा है, उसके लिए किसानों को अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहले हम उसकी व्यवस्था कर दें, उसके बाद हम सड़क पे छोड़ें कि ना छोड़ें। बस बोल दें। गौशाला पर आपका क्या कहना है कि गौशाला की व्यवस्था करने में सरकार कामयाब नहीं? 50-50 ऊपर से तो है कि कामयाब है, लेकिन धरातल पे जब हम देखते हैं, ऊपर से पैसा आता है, टेंडर होता है, कार्ड होता है, आधार कार्ड बनता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक गौ के मरने पे जो भी धनराशि उपलब्ध हो रही हो गौशाला को जाती है, तो जितनी ज़्यादा गौएं मरेंगी उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राम राज्य का अर्थ है, स्वामी कृपात्री जी महाराज जी ने कहा था, राम राज्य का अर्थ है जहाँ एक घाट पर शेर, गाय और बकरी तीनों पानी पिए, वही असली राम राज्य है। यहाँ गाय मर रही है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, राम जी के नाम पे वोटिंग की जा रही है, वोट मांगा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। ये सब गलत है। जनता को फ्री का खिला के क्या कर देनी चाहती है सरकार। इसमें सभी चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, जनता को फ्री की आदत मत लगाओ, क्योंकि जनता के अगर मुंह में लग गया फिर वो तुम्हारा घर नोच देगी। लोगों को काम करना सिखाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक था, लेकिन उसमें क्या हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगारी नहीं मिली कोरोना के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ लोगों की निजी घरेलू अर्थव्यवस्था, महिलाओं की, वो ख़त्म हो गई। तो बहुत कुछ है कहने को। और गौशाला वाली बात तो जो है, तो ये सब बातें ऊपर उठती ही नहीं है, मीडिया में जाते ही नहीं है। आज भी हमारा भारत देश पिंक मीट के निर्यात में वर्ल्ड में नंबर 1 है। पिंक मतलब गौ के मांस के निर्यात में। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझदार है सब कोई। तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया आप तो कह रहे थे कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये सब बातें, मैंने ये कहा कि हर गवर्नमेंट में गाय घूमती रही हैं, ऐसे ही घूमती थी जैसे पहले घूमती थी, आज भी वैसे ही घूम रही हैं। नहीं भाई साहब, लेकिन खेत चरती नहीं थी, गाय घूम रही थी, तो खेत नहीं चरा जा रहा। अब मेरे पास खेत नहीं है तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। दूसरी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कही है कि फ्री का जो राशन बांटा जा रहा है, वो आप जो कि प्रोफेशनल उससे आते हैं कम्युनिटी से, तो फ्री का जो राशन बांटा जा रहा है, आप उसको कितना ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। ये फ्री का तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, फ्री का तो कुछ भी नहीं देना चाहिए। प्रोफेशनल क्यों इतना प्रोफेशनल होते हैं? क्योंकि उनको काम करने की आदत होती है। वो सुबह 7 बजे निकलते हैं, प्राइवेट जॉब वाले, चाहे प्राइवेट जो भी नौकरी करते हैं, वो सुबह 7 बजे घर से निकलते, रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब तक उनका काम होता है 12 घंटा, 14 घंटा। उन्होंने कभी स्ट्राइक नहीं किया कि हमें पेंशन चाहिए। तो फ्री का इसलिए बांटा जा रहा है कि लोगों का वोट चाहिए और उनको वोट चाहिए, या ये मान लीजिए कि जो फ्री का ले भी रहे हैं वो सिर्फ दूसरे पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और एक गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट है। आज आप देखिए, जो जब इलेक्शन के पहले जो लोगों ने अपना प्रोफार्मा तैयार किया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, सब फ्री दे रहे हैं। कोई बिजली फ्री, कोई पानी फ्री, कोई खाना फ्री। कोरोना में मर रहे थे
नहीं मेरी बात उस समय सुनिए। जरूरी था देना, उस समय देना जरूरी था, क्योंकि बहुत लोग बिना खाए मर जाते। अब जो मार्च तक बांट रहे हैं ये तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। हाँ, रही बात राशन देने की बात, गरीब को राशन नहीं चाहिए, गरीब राशन का भूखा नहीं है, गरीब को रोजगार चाहिए। और दूसरी चीज़, बहन इन्होंने प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत लोक लुभावन वायदा किया है कि हमारी सरकार अगर आई तो हम लड़कियों को स्कूटी देंगे। अरे ये लोग एक करना क्या चाह रही हैं? ये आएंगी लड़कियों को स्कूटी देंगी, वो आएंगे लैपटॉप देंगे, वो आएंगे ये देंगे। देश की जनता को एक अच्छा भविष्य दीजिए, उसकी चिंता करिए, अच्छी नीतियाँ ये बनाइए, लाल फीता शाही से ऊपर उठिए। तो बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि रोजगार दीजिए, भविष्य बनाइए। राशन देना आसान है या भविष्य बनाना? भविष्य बनाना, राशन नहीं भविष्य। तो राशन देना आसान है ना? बिल्कुल नहीं आसान है वो तो। अरे सुनिए, कोई भारत देश में कोई खाने बगैर नहीं मरेगा। हाँ, कोई मर रहा हो बताइए खाने बगैर? जिसको ये राशन अब बंट रहा है, इसके पहले नहीं बंट रहा था क्या? बंट रहा था। कोई खाने बगैर नहीं मिला, जिसको जरूरत थी उसको मिल रहा था। हाँ, कोई मरेगा नहीं भोजन से। शिक्षा की और स्वास्थ्य की व्यवस्था नंबर 1 की, प्लस रोजगार, 3 चीज़ नंबर 1 पे होगा, अपने आप गरीबी फरीबी सब खत्म हो जाएगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट तमाम आई है, आप लोग जानते होंगे, हम लोगों से ज़्यादा जागरूक हैं। क्या है, क्या अपराध, क्या कुछ, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए। ठीक है, आप मेरा मुद्दा एक है, केवल पुराने मेरा भी देखिए, श्रम कार्ड अभी उन्होंने श्रम कार्ड बनाया, पूरे भारत में 25 करोड़ लोगों का श्रम कार्ड बनाया गया है और दे रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को। क्या बाकी 25 करोड़ जनता उसके हकदार नहीं है? चुनाव में आप लोग दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ व्यवस्था करिए जिससे लोग इसके मोहताज, ऐसी कोई व्यवस्था करिए इसके लोग इसके मोहताज न रहें। कम से कम कोई लघु फैक्ट्री लगवाइए, कारखाना लगवाइए, उनको उसमें काम दीजिए। उसके बाद काम पाएंगे तो उनको फ्री की चीज़ लेने की कोई आदत भी नहीं पड़ेगी। आप रोजगार दीजिए लोगों को। आप फ्री में बांट रहे हैं, उसके बाद चुनाव खत्म होगा, उसका 10 गुना महंगाई बढ़ा देंगे। तो ऐसे फ्री देने से क्या फ़ायदा है? पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। बिल्कुल, आरबीआई की भी रिपोर्ट आई है कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल कम से कम इतना बढ़ जाएगा कि लोग उम्मीद नहीं किए होंगे। सबको पता है। मुझे ये सब बात नहीं करनी है, मुझे बस ये बोलना है कि जैसे जो भी ईडीपी के लोन्स चलते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मतलब जैसे पीएमईजीपी हुआ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार हुआ, ओडीओपी के हुए, ठीक है, चाहे श्रम का हुआ, ये जो भी लोन्स हैं या जो भी जिनको मिल रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और जिलाधिकारी इस पर संज्ञान लें। अगर कल को किसान को लोन चाहिए तो इससे ये नहीं पूछा जाए कि तुम्हारा 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। इसकी गारंटी ये है कि 50 आदमी लेके बैठा है ना, कल को कोई बंदा अगर 50,000 का दुकान खोलेगा तो उसकी गारंटी ये है ना कि वहाँ बैठने के लिए खोला है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो बैंक्स लोन करने से मना करते हैं लोगों का कि वो सरकारी योजनाओं में लोन नहीं करेंगे, उनको जिलाधिकारी जी, योगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी जी तीनों लोग संज्ञान लें और कुछ ऐसी पॉलिसी लाएं जिससे एक पनवाड़ी से लेके एक बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन जिसको भी लोन लाए तो है कोई योजना उन्होंने? मैंने तीनों योजनाओं का नाम बताया, बहुत अच्छी है। ठीक, जिला उद्योग से पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय मुद्रा इज़ अ वेरी डिफरेंट। पीएमईजीपी बहुत अलग है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? मैं ईडीपी के लोन्स कराता हूँ, ठीक है सर। छोटे बिजनेस से ले, मैं वैसे सीएस हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ठीक, छोटे से लेके बड़े लोन्स तक सब करवाता हूँ। मुझे बस ये बोलना है कि जैसे अगर किसान को भी 50,000 रुपये चाहिए या किसी पनवाड़ी को 50,000 रुपये उसके बिजनेस के लिए चाहिए, मैं नौकरी और इन सब पेशों में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 125 करोड़ का मुल्क है, अगर आप 40 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तभी आपका मुल्क उस तरक्की से चल पाएगा जिस तरक्की से 6 करोड़ 8 करोड़ वाले चल रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपने 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर 2 करोड़ का बनाया और फिर आप बोलते हो मैं बेरोजगार हूँ। मार्केट में ये क्यों नहीं बेरोजगार है? बंदा काम कर रहा है ना, 50 आदमी की भीड़ लेके बैठा, एक सरकारी आदमी से ज़्यादा कमाता होगा 10 दिन में, गारंटी है ना, कमाता है। तो छोटे से लेके बड़े आदमी को जो 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जिसको कुछ भी करना हो, कोई भी इनोवेटिव काम करना हो, दुकान लगाना हो, साड़ी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, उसको गवर्नमेंट ये चीज़ फैसिलिटेट कराए। मैं काम करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि जब यहाँ पे लोग धंधा पानी करना शुरू करेंगे, सभी लोग धंधा पानी कर सकते हैं, सभी लोगों में कैपेसिटी है कि धंधा पानी। देखिए, अभी एक जो रोजगार का मुद्दा चल रहा था कि रोजगार चाहिए। हमारे यहाँ के जो नवयुवक, उनको रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब होती है, थैंक यू भैया, ठीक है ना। उनको, हमारे यहाँ जो नवयुवक है जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो बाहर निकलते हैं, उनको लगता है कि रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब।
बस इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट जॉब आदमी चाहता क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसमें काम नहीं करना पड़ेगा। आज भी गवर्नमेंट जॉब में 50% लोग काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो जो परेशान होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कि हमें आराम रहेगा। आप भी तो गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं ना, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और मैंने बात ये की थी कि क्या सारे लोग व्यापार करने की कैपेसिटी रखते हैं? सबके अंदर इस तरीके का जो है इंस्टिंक्ट है कि वो व्यापार कर सकते हैं? हर आदमी के अंदर व्यापारी बुद्धि है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर आदमी व्यापारी नहीं बन सकता है, लेकिन हर आदमी को नौकरी भी नहीं मिल सकती है। जिसके पास नहीं मिल सकती, क्या करोगे? हर आदमी नौकरी नहीं मिल सकती, तो हर आदमी व्यापार भी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, ये मुझे बताइए। बताइए आप, कैसे कर सकता है हर आदमी व्यापार? मैं तो नहीं कर सकता हूँ व्यापार। मुझे व्यापार करने के लिए जो समझ चाहिए वो नहीं है मुझे। जैसे व्यापार की समझ नहीं है मुझे जो कोई मैं जो है आज मेहनत करके, आज मजदूरी करके शाम को खाना खाना चाहता हूँ। आप बताइए व्यापार में कौन सा बिजनेस है ऐसा जो शाम को खाना खिला देगा मुझे? आप और मैं अपना श्रम बेचना चाहता हूँ, मेरे पास पूंजी नहीं है व्यापार करने के लिए। आप बताइए कैसे व्यापार होगा? तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के बैंक से लो। जब आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, श्रम है मेरे पास, मेरे पास अपनी देह है, मुझसे आप काम करवा लो। आप करो व्यापार कर लो, कैसे कर लेंगे बताओ? तो मजदूरी भी करिए आप, तो मजदूरी करके करिए ना। यही बात तो मैं कह रहा था कि रोजगार कह रहे हैं, सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। आप बताओ क्या चलेगा फिर? आप क्या करोगे? वो आप तो युवा हो, जी, क्या प्लान है? रोजगार कैसे करोगे? जैसे आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो व्यापार कर सकता हूँ जी। ये व्यापार कर सकते हैं, फिर जो लोग व्यापार नहीं कर सकते उनका क्या होगा? हाँ, जो लोग व्यापार नहीं कर सकते, अपना श्रम के बदले में अपना जो गांव, अपना द्वार नहीं छोड़ के जा सकते हैं, वो अपना श्रम बेच करके कुछ श्रमदान करके अर्थ कमा सकते हैं। तो व्यवस्था तो सरकार को उसके लिए भी करनी पड़ेगी ना। जो आदमी व्यवस्था की बात सही बात आप कह रहे हैं कि कम से कम जो बेरोजगार नहीं कर सकते, हर आदमी बेरोजगार नहीं कर सकता। एक ही हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर आदमी बेरोजगार नहीं कर सकता है। तो सरकार को चाहिए कि उसके लिए आप कारखाना खुलवाइए, फैक्ट्री खुलवाइए, उद्योग धंधे खुलवाइए। ये इन चीज़ों में धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में बांट के और कुछ लोक लुभावन घोषणा करके फ्री में दे के, इनसे जनता का कल्याण नहीं होने वाला। बात तो यहाँ खूब हो रही, कह रहे हैं कि वो देखिए दूसरी सरकार, अभी योगी जी का भाषण हुआ है बीकापुर में, कह रहे हैं कि दूसरी सरकार होती तो राम मंदिर न बनने देते, हम लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं। एक बात बताइए, राम मंदिर तो कभी कहते हैं कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, कभी कहते हैं हम बनवा रहे हैं। तो इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि क्या बोलते हैं। अभी देखिए अमित शाह जी ने 84 लाख के बाद 46 लाख बोल दिया इंग्लिश में। उसके बाद बोल रहे हैं कि इंटर पास होने के बाद जो लैपटॉप बांटने के लिए उन्होंने भी उल्टा सीधा बोल दिया था कि तो मुँह से बहुत बढ़िया बोला है। उन्होंने कहा कि साइकिल का रिश्ता आतंकवाद से। हाँ, देखिए ऐसा है ना, मोदी जी शब्दों के जादूगर हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो अगर साइकिल में अगर विस्फोटक मिला था तो उसको मोदी जी ने इससे जोड़ दिया। तो मोदी जी तो शब्दों के जादूगर हैं और उनके जैसा कोई है भी नहीं। या तो अटल जी थे या तो मोदी जी हैं। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आतंकवाद का धर्म होता है, वो है मुस्लिम। इस बात पर मैं अपने अडिग हूँ। दुनिया में आज तक जहाँ जहाँ भी आतंकी हमले हुए हैं, कोई एक हिंदू बता दीजिए या एक ईसाई बता दीजिए, एक यहूदी ये बता दीजिए, क्यों ओसामा बिन लादेन ही होते हैं, क्यों दाऊद इब्राहिम ही होते हैं, क्यों ये एक अलग स्थापना है आपकी। मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी बड़े भाई ने कहा कि साइकिल की बात हो रही थी, साइकिल से चलने वाला, उन्होंने कहा कि साइकिल, आतंकवादी ने साइकिल क्यों चुनी साइकिल? अगर साइकिल वाला आतंकवाद होता तो हर एक गरीब साइकिल से ही चलता है। हर कोई गरीब मर्सिडीज से नहीं चलता है, गरीब साइकिल से ही चलता है। तो जो गरीब है वो भी आतंकवाद है, इसका मतलब। तो मोदी जी तो खुद ही गरीब है। कैसे गरीब हैं? वो साइकिल से चल थोड़ी ना रहे हैं, इसका मतलब वो भी आतंकवाद है। जब कह रहे हैं कि साइकिल से चलने वाला आतंकवाद है तो वो भी आतंकवाद है। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मैटर है, सही बात है, ये कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन इसके पहले की किसी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। इन्होंने प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया। और मुझे लगता है कि बीइंग ए हिंदू, मुझे इस बात पे गर्व है कि राम जन्मभूमि जैसा मंदिर हमें आने वाले टाइम में मिलेगा और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मिलेगा। और मैं काशी विश्वनाथ कई बार गया हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी
कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना अच्छा हो सकता है और इतना वहाँ स्पेस होगा। क्यों झगड़ा सिर्फ मंदिर और मस्जिद का है? कभी चर्च के लिए तो नहीं हुआ, उन्होंने कभी मंदिर तोड़ कर या सटा करके दीवार तो नहीं बनाई, कोई चर्च तो नहीं बनाया, आखिर यही क्यों चलता रहा? ये पूरा आदेश गवर्नमेंट का था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी ने या योगी ने इनको इनिशिएटिव लिया कि इसको काम जल्दी से जल्दी इसका कराया जाए, बस। तो बेरोजगारी समेत अन्य भी मुद्दे हैं, आवारा पशु हैं, पेंशन है, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि जो राम मंदिर बनाने का इनिशिएटिव बीजेपी ने लिया, जो बीजेपी राम मंदिर के साथ खड़ी दिखाई दी, निश्चित है वो भी लोगों के मन को छू रहा है और चुनाव में ये भी निर्णायक बिंदु हो सकता है। अयोध्या संवाद के लिए अयोध्या से अखिलेश तिवारी।